दोस्तों नमस्कार। बैंकिंग इंफॉर्मेशन की श्रृंखला में आज हम चेक की बात करेंगे। ये चेक क्या होता है और चेक में क्या क्या हो सकता है। ऐसे तो हम आमतौर पर जानते हैं कि एक चेक बुक होता है, उसमें चेक में हम लिख देते हैं, फाड़ के दे देते हैं, चेक हो जाता है। आज हम थोड़ा विशेष बात करेंगे इसके बारे में, और ये टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है। एक्चुअली सेक्शन 6A जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अगर एक्चुअली ये सब चलता है, एनआई एक्ट जिसको बोलते हैं, एनआई एक्ट 1881, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। आप देखते होंगे पेपर में, बैंक में जब छुट्टी आती है तो सरकार के बारे में लिखा रहता है कि सरकारी ऑफिस इतना इतना तारीख को छुट्टी रहेगी। और एनआई एक्ट 1881 के अंदर भी छुट्टी दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। उसके सेक्शन 6 में बोलता है कि ये चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है। एक्चुअली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसके तहत चेक को एक बिल ऑफ एक्सचेंज माना गया है और कहा गया है कि ये स्पेसिफाइड बैंक पर ये ड्रॉ होना चाहिए और इट शुड नॉट बी एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। मतलब डिमांड से पहले इसको पेबल नहीं होना है, जब डिमांड आएगा तभी पेबल होगा। और चेक की परिभाषा में एनआई एक्ट में अमेंडमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक चेक को भी चेक माना गया है और ट्रंकेटेड चेक को भी चेक माना गया है। आप लोगों ने सुना होगा कि क्लियरिंग अब ट्रंकेटेड चेक्स के द्वारा होता है, मतलब चेक का फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है, उसका फोटो ही मूव कर जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रंकेशन ऑफ चेक। और चेक को बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। अब चेक में पार्टी कितना होता है? चेक में पार्टी क्या होता है? एक बैंक होता है, एक जो चेक इशू करता है वो होता है, जिसको देता है वो होता है। मतलब जो चेक इशू करता है उसको बोलते हैं ड्रॉअर, DRAWER। जिसको हम चेक इशू करते हैं वो या तो बेरर होता है, नहीं तो किसी का नाम हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं पेई। और बैंक को बोलते हैं ड्रॉई। कितना चीज हो गया? ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉअर मतलब इशू करने वाला, ड्रॉई मतलब वो बैंक, पेई मतलब जिसको हम पे कर रहे हैं। तो ये 3 पार्टियां होती है चेक में। अब एनआई एक्ट में दिसंबर 2002 में अमेंड कर दिया गया और कहा गया, जैसा कि हमने पहले कहा, कि इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक भी चेक ही कहलाएगा। अब है कि ट्रंकेटेड चेक क्या है। एक्चुअली चेक का मूवमेंट कब होता था? एक है कि हमारी जिस शाखा में अकाउंट है, हम चेक लेके जाते हैं, पैसा लेके चले आते हैं, यहाँ तो ट्रंकेशन की कोई ज़रूरत है नहीं। आमतौर पर क्लियरिंग के प्रोसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो क्लियरिंग के प्रोसेस में अब बैंक की शाखाओं से चेक को कंप्यूटर के द्वारा ट्रंकेट करके उसी को मूव कराया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। अब इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चेक में क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम से ही चेक को जनरेट कर दिया जाता है और उसमें डेट भी लिख दिया जाता है, अमाउंट भी लिख दिया जाता है, पार्टी का भी नाम लिख दिया जाता है और उसको डिजिटली साइन किया जाता है। 2 तरह का की होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। प्राइवेट की से उसको साइन कर देता है और पब्लिक की से उसको ऑथराइज कर देता है कि सिग्नेचर ठीक है। खैर इसकी हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक भी होता है। ट्रंकेटेड चेक हम जानते ही हैं, नॉर्मल चेक हम जानते ही हैं। तो ट्रंकेटेड चेक क्या हुआ? एक चेक है उसका फोटो, और इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या हो गया? वो पूरा चेक ही सिस्टम में इशू किया गया है, मतलब उसका कोई फिजिकल फॉर्म न था न है। ट्रंकेटेड चेक में क्या है? फिजिकल फॉर्म था, फिजिकल चेक था फिजिकल फॉर्म में, अब वो ट्रंकेट होकर के उसका फोटो बन गया है। तो दोनों में ये फर्क है। अब है अमाउंट ऑफ चेक। एक चेक पर अमाउंट लिखा रहता है, वर्ड्स में भी लिखा रहता है और फिगर में लिखा रहता है। वर्ड्स में एक अमाउंट लिखा हुआ है और फिगर में
दूसरा अमाउंट लिखा हुआ है, तो बैंक कौन सा अमाउंट पे करेगा कि नहीं पे करेगा? आमतौर पर आप कहेंगे कि कैसे पे करेगा, वर्ड्स एंड फिगर में डिफरेंस हो रहा है, ये पे नहीं होगा। जी नहीं, बैंक को पेमेंट करना है। कौन सा? वर्ड्स वाला। जो वर्ड्स वाला अमाउंट है वही बैंक को पे करना है। आमतौर पर वो नहीं करता है, हम भी झंझट में नहीं पड़ते हैं, हम समझते हैं कि डिफरेंस हो गया, लेकिन कोर्ट में आप जाइएगा तो बैंक हार जाएगा। मतलब कौन सा है लीगल अमाउंट? कौन सा हुआ? वही जो वर्ड में लिखा हुआ है। हो गया? तो लीगल अमाउंट वो हो गया। अब है कि चेक में हम अमाउंट कैसे भरें। आपको याद होगा कि पहले हम अमाउंट कैसे भरते थे? 252 रुपया 30 पैसा, 4576 रुपया 38 पैसा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट हायर रुपये में हम उसको राउंड अप करना है। उसका मतलब होता है कि 50 पैसा तक अगर है तो छोड़ देना है, और 50 पैसा से ऊपर है तो अगला रुपये में चला जाना है। ये हो गया। अब है कि बियरर और ऑर्डर चेक। आप कभी चेक को पढ़ के देखेंगे, उस पर लिखा रहेगा पे डॉट 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 और बियरर। मतलब जिसके हाथ में चेक है वो जाएगा और पैसा लेके आ जाएगा। कहने को तो यहां तक कहा गया है कि एक बियरर चेक कुत्ता के गले में अगर बांध दिया जाए और वो कुत्ता बैंक पहुंच जाता है तो बैंक का काम है वो चेक लेके पैसा उसके गले में लटका देना। ये सुन के हंसी आएगी, लेकिन ऐसा कहा गया है। लेकिन जब ऑर्डर चेक हो गया तब कोई भी लेके जाएगा तो नहीं होगा। बियरर को अगर काट दिया इशू करने वाले ने, तब ये ऑर्डर चेक हो गया। ऑर्डर चेक जब हो गया तो जिसका जो पेयी है उसी को पैसा मिलेगा। अब हम एक ऐसे चीज की कल्पना करेंगे जो आमतौर पर हमारे पल्ले नहीं पड़ता है और हमको इसका ये होता नहीं है, कुछ ऐसी समस्या आती नहीं है, लेकिन हम जान के रखेंगे। उसको बोलते हैं ड्रॉवर्स विथ अपेरेंट इन कैपेसिटी। ये कौन लोग होते हैं? मान लीजिए एक पर्सन है जो अरेस्ट हो चुका है, रिमांड पर है, अंडर ट्रायल है, जेल में है, कन्विक्टेड है। ये भी चेक इशू करेगा तो वो पास होना है, अदरवाइज प्रोवाइडेड अदरवाइज इन ऑर्डर। सब कुछ ठीक है, ये नहीं कि वो जेल में है तो उसका चेक का पैसा कैसे मिलेगा, ये नहीं सोचना है। अब है कि चेक विथ फॉर्ज सिग्नेचर। जब हम खाता खोलते हैं तो हम अपने सिग्नेचर का एक स्पेसिमेन देते हैं। वही स्पेसिमेन सिग्नेचर से हमारा सिग्नेचर टैली होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी दूसरे प्रकार के सिग्नेचर से बैंक ने अगर पेमेंट किया है तो बैंक लायबल है, बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं फॉर्ज सिग्नेचर। इसमें एक और कमाल की बात है। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक बैंक में खाता खोलता है मिस्टर एक्स के नाम से, और दूसरा खाता खोलता है मिस्टर एक्स और उसकी वाइफ मिस्ट्रेस वाई। इधर खाता क्या है? एक्स के नाम में, उधर खाता क्या है? एक्स और वाई के नाम में। इस खाता में एक्स ने एक सिग्नेचर किया है और दूसरा जो उसके बीवी के साथ है उसमें उसने दूसरा सिग्नेचर कर दिया है। अब एक्स का जो खाता है वही वाला सिग्नेचर अगर उसमें वो कर देगा तो पैसा नहीं मिलेगा, या वाई के साथ खाता में जो सिग्नेचर किया है दूसरा, वो सिग्नेचर अगर ये एक्स का जो अकेला वाला खाता है उसमें कर देगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये कमाल की बात है। मतलब एक खाते में जो स्पेसिमेन हमको दिया हुआ है उसी सिग्नेचर से हम पैसा देंगे, उसके अलावा दूसरा कोई सिग्नेचर हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, भले ही बैंक में वो अन्य जगह हो। उसके अलावा अगर कोई भी सिग्नेचर है, ये पता है वही आदमी का है, फिर भी वो फॉर्ज चेक हो गया और बैंक लायबल है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म ऑफ ए चेक। एक चेक कैसा होना चाहिए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने ऐसा कोई फॉर्म नहीं बताया है कि ये चेक कैसा होना चाहिए।
तो बैंक अपने सुविधा के हिसाब से जो इंग्रेडिएंट्स उसमें चाहिए उस तरह बना करके उसने क्या किया, ऊपर में एक डेट दे दिया, इधर क्या किया, पे करके नाम लिखने को दे दिया, अमाउंट लिख दिया वर्ड्स में, फिर नीचे अमाउंट लिख दिया फिगर में, डिजिट में, और उसके बाद सिग्नेचर कर दिया। तो ये बना दिया गया है। एक्ट में चेक कैसा होगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक्ट के हिसाब से एक सादे कागज पर, मान लीजिए हमारा खाता स्टेट बैंक में है और एक सादे कागज में हम लिखते हैं टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो एंड सो ब्रांच, प्लीज पे ₹2000 टू द बेयरर, और डेट डालते हैं और दस्तखत करते हैं। कानून के हिसाब से बैंक को पैसा देना पड़ेगा। ये सुनने में बड़ा बेतरतीब लगता होगा, लेकिन एक्ट यही है। तो इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं होता है कि इसमें बहुत समस्या आ सकती है, कस्टमर को भी बैंक को भी, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन कानून में इसकी कहीं मनाही नहीं है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसका भी इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया चेक का फॉर्म। अब एक चेक हम लेते हैं, लिखते हैं, उसमें थोड़ा लिख देते हैं ब्लैक इंक में, थोड़ा लिख देते हैं ब्लू इंक में, पे नाम लिख देते हैं ब्लू में, अमाउंट लिख देते हैं ब्लैक में। ऐसे चेक का पेमेंट होना है, प्रोवाइडेड इट इज अदरवाइज इन ऑर्डर। क्लियर हो गया? मतलब इंक चेंज होने से चेक का पेमेंट नहीं रुकेगा। अब डेट के बारे में बात करते हैं। चेक विदाउट डेट बैंक पेमेंट नहीं करेगा। अब डेट डालिए तो आपको पेमेंट हो जाएगा। अब हॉलीडे के दिन जो है कोई चेक इशू किया है, मान लीजिए ऐसे तारीख को इशू किया है जिस दिन हॉलीडे था या संडे था, वीकली हॉलीडे था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक का पेमेंट होगा। अब एक होता है एंटी डेटेड चेक्स। मतलब हम क्या करते हैं, एक खाता खोलते हैं, मान लीजिए आज तारीख क्या है, 28 30 है। 30 जनवरी को हम एक खाता खोलते हैं एक बैंक में, उससे हम चेकबुक लेते हैं और 5 दिसंबर 2022 का हम चेक इशू करते हैं, जिस दिन उसमें खाता था ही नहीं। ऐसे चेक का भी पेमेंट होगा, प्रोवाइडेड इट इज अदरवाइज इन ऑर्डर। अब स्टेल चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से एक चेक की वैलिडिटी 6 महीना है। लेकिन एनआई एक्ट तो हुआ, एक आरबीआई एक्ट भी होता है। 1/4/2012 को आरबीआई ने एक्ट पास किया कि अब इसका वैलिडिटी, चेक ड्राफ्ट, इस सब का वैलिडिटी क्या रहेगा, 3 ही महीना रहेगा। मतलब 3 महीना से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कोई चेक इशूअर चाहे तो उसको 3 महीना से और कम कर सकता है। आप देखते होंगे कोई कोई कंपनी का चेक होता है जो किसी कारणवश किसी को मिलता है, उस पर चेक पर कहीं पर प्रिंट रहता है वैलिड टिल इतना डेट, 15 दिन भी रहता है, 1 महीना भी रहता है। मतलब 3 महीना से आगे तो होगा ही नहीं, लेकिन 3 महीना से कम होगा। अब स्टेल चेक किसको बोलते हैं? ऐसा चेक जो 3 महीना क्रॉस कर गया उसको बोलते हैं स्टेल चेक, पुराना हो गया हो। उसको रिवैलिडेट आप करवा सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार रिवैलिडेट करवा सकते हैं, और फिर नया डेट किस डेट से काउंट होगा, जिस डेट को वो रिवैलिडेट हुआ है। ये हो गया, पोस्ट डेटेड चेक भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे चेक के बारे में जिस पर ऐसा डेट लिखा हो जो होता ही नहीं है। मान लीजिए कि एक चेक इशू हो गया 31 नवंबर को, 31 नवंबर को इशू हो गया, तो 31 नवंबर तो होता ही नहीं। फिर क्या होगा? इसको बोलते हैं चेक बियरिंग इम्पॉसिबल डेट। 30 नवंबर को वो चेक पे हो जाएगा।
31 नवंबर तो होगा ही नहीं, 1 दिसंबर आ जाएगा। 1 दिसंबर को पे नहीं होगा, 30 नवंबर को बैंक को पे करना पड़ेगा। क्लियर? उसमें ये चिंता की बात नहीं है। ये सब प्रैक्टिकली नहीं होता है, हम ना जानते हैं ना बैंक का एम्प्लॉई जानता है। खास करके आजकल का न्यू जनरेशन बैंकर जो है वो कंप्यूटर चलाता है, वो सब कुछ समझता नहीं है, नियम कानून सब क्या होता है। लेकिन आप कोर्ट चले जाएंगे, जब आपको नहीं देता है पैसा तो आप उसको बोलिए चेक रिटर्न मेमो हमको दीजिए, वो चेक रिटर्न मेमो आपको देगा। अगर काउंटर में गए हैं तो, या क्लियरिंग में गया है तो चेक रिटर्न मेमो अगर आपको दे दिया है लिख के कि डेट 31 नवंबर है इसलिए हमने पैसा नहीं दिया, 30 नवंबर को आप कोर्ट चले जाइए, उनको देना ही पड़ेगा, पेनल्टी भी देंगे। तो ये पॉसिबल है। स्टेल चेक हमने बता ही दिया, वैलिडिटी पीरियड बता दिया, रिवैलिडेशन ऑफ चेक बता दिया, पोस्ट डेटेड हमने बता दिया। अब CTS 2010 स्टैंडर्ड क्या है? चेक में बहुत ज़्यादा फ्रॉड उरॉड सब होने लगा, तो सिमिलरिटी बरतने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए RBI ने एक व्यवस्था लाई जिसको चेक को बोलते हैं CTS 2010 फॉर चेक स्टैंडर्डाइजेशन। और इसमें कुछ मैंडेटरी फीचर जो है डालने के लिए RBI ने कहा, और 1/12/2010 को यह लागू हो गया। इसमें कहा कि पेपर, चेक का कागज कैसा होना चाहिए। बोलता है कि एक कागज ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटेक्शन हो, किस चीज़ का, कोई अल्टरेशन उसमें करे, केमिकल सेंसिटिविटी का इस्तेमाल करके, एसिड का इस्तेमाल करके, अल्कलीज का इस्तेमाल करके, ब्लीच का इस्तेमाल करके, और कोई दूसरा सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके अगर करे तो ये उस कागज में नहीं होना चाहिए। और CTS 2010 स्टैंडर्ड पेपर जो है शुड नॉट ग्लो अंडर अल्ट्रावायलेट लैम्प। अल्ट्रावायलेट लाइट उस पर अगर दिया जाए तो उसको ग्लो नहीं करना चाहिए। हो गया नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, एक पेपर का हो गया। अब है कि उसमें एक वाटर मार्क होगा। वाटर मार्क कैसा होगा? सारा का सारा चेक स्टैंडर्डाइज वाटर मार्क कैरी करेगा जिसमें वर्ड लिखा होगा CTS छोटा सा हाइफन इंडिया। जब इसको आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको दिखेगा CTS इंडिया। और ओवल शेप में होगा ये लिखा हुआ, उसका डायमीटर क्या होगा? 2.6 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होगा। ठीक है, तो सारा का मतलब प्रत्येक चेक जो है कम से कम एक वाटर मार्क उसमें मिलना चाहिए। तो सीरीज में प्रिंटिंग होता है तो कभी क्या होगा, एक चेक छूट जाएगा और दूसरे पर 2 वाटर मार्क आ जाएगा, ऐसा नहीं, प्रत्येक चेक में कम से कम एक वाटर मार्क होना ही चाहिए। तीसरा इंग्रेडिएंट है, उसको बोलते हैं वॉइड पैंटोग्राफ। इसका मतलब है कि हिडन और एम्बेडेड जो है कॉपी और वॉइड फीचर जो है इसमें रहेगा इंक्लूड किया हुआ। ये फीचर जो है क्लियरली विजिबल होना चाहिए इन फोटोकॉपीज। मतलब जब उस चेक का हम फोटो करेंगे तो वो भी उसमें आ जाएगा, स्कैन करेंगे तो भी उसमें आ जाएगा। अब है कि जो बैंक उसको इशू कर रहा है उस चेकबुक को, उस चेक को, उसका लोगो, बैंक लोगो जो है उस पर प्रिंटेड रहेगा किस इंक से? अल्ट्रावायलेट इंक से। और लोगो जो है शैल बी कैप्चर्ड बाय विजिबल एंड UV अल्ट्रावायलेट इनेबल्ड स्कैनर्स और लैंप। इट विल एस्टैब्लिश जेन्युइननेस ऑफ ए चेक। पांचवा इंग्रेडिएंट क्या है इसमें? मैंडेटिंग कलर्स एंड बैकग्राउंड्स। मैंडेटिंग कलर्स एंड बैकग्राउंड, लाइट पेस्टल कलर्स सो दैट प्रिंट डायनामिक कंट्रास्ट रेशियो, उसको बोलते हैं PCR DCR, ये 60% से ज्यादा होना चाहिए फॉर इंश्योरिंग बेटर क्वालिटी।
एंड कंटेंट ऑफ इमेज। छठा क्या हो गया CTS 2010 में, इसमें अल्टरेशन और करेक्शन जो है मना हो गया। पहले क्या होता था, एक चेक में हमको अमाउंट गलत लिखा गया तो काट के हम सही अमाउंट लिख देते थे और दस्तखत करते थे। डेट गलत लिखा गया तो डेट को जो है हम करेक्ट कर देते थे काट के और अपना दस्तखत कर देते थे। एक चेक गलती से क्रॉस हो गया तो उसको हम क्रॉसिंग कैंसिल करके दस्तखत कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, मतलब चेक पर किसी भी तरह का अल्टरेशन करेक्शन होगा तो वो नहीं होगा आपको पेमेंट। CTS के लिए खाली है, दूसरे चेक के लिए नहीं है। अब है प्रिंटिंग ऑफ अकाउंट फील्ड। करेंट अकाउंट और कॉर्पोरेट कस्टमर जो है उसको अकाउंट नंबर फील्ड वाला प्री प्रिंटेड चेक मिलता है। अब तो सेविंग्स अकाउंट में भी सारे कस्टमर को मिलता है। प्राइवेट बैंक ने चालू किया, उसके बाद सरकारी बैंक ने भी इसको चालू कर दिया, तो ये कोई झमेला अब रही नहीं गई। अब है कि नॉन CTS चेक अगर हम इशू कर देंगे तो क्या हो जाएगा। CTS चेक तो आ गया, लेकिन हमारे पास बहुत पुराना एक चेक बुक था, वो नॉन CTS था, तो ऐसे चेक का पेमेंट नहीं होगा और बैंक को कहा गया है कि ऐसा चेक बुक आप इशू नहीं कीजिए। अब है कि प्रिजर्वेशन, चेक कहां प्रिजर्व होगा और कितने दिनों के लिए होगा। एक बैंक में आपने चेक जमा किया, वो कहा गया है कि अब प्रेजेंटिंग बैंकर मतलब क्लियरिंग का मामला है, तो एक बैंक प्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग बैंकर, या कलेक्टिंग बैंकर जो पेमेंट करता है उसको बोलते हैं पेइंग बैंकर। तो चूंकि चेक तो अब जाना ही नहीं है, अब तो ट्रंकेटेड जाना है, उसका फोटो जाना है, इमेज जाना है, तो चेक किसके पास है, कलेक्टिंग बैंकर के पास है। कितना दिन तक उसको प्रिजर्व करेगा, वो गवर्नमेंट का हो या किसी का हो 10 साल प्रिजर्व करेगा। ठीक है, तो चेक के बारे में ये सब हमने आपको जानकारी दी, जिसमें हमने कुछ विचित्र विचित्र बातें भी आपको बताई, जैसे कि वर्ड्स और फिगर में नहीं मिले तो भी पेमेंट होगा, हमने आपको एक ये बता दिया। दूसरा हमने बता दिया कि इम्पॉसिबल डेट में रहेगा तो भी पेमेंट मिलेगा। तीसरा हमने बता दिया कि कागज़ पर लिख के भी भेजेंगे तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा। सो ये सब कानूनी बातें हैं, जब कोर्ट में मामला आता है तो ये सब काम देगा। तो दोस्तों, ये चेक के बारे में थी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ। हम इसी प्रकार की जानकारी आपके बीच लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे, जानकारी बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।